Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll see our daily MCQs for 22nd of August. So let's start guys. Question number 1 is South Atlantic anomaly often seen in news refers to 1. Weakening of Earth's magnetic field between Africa and South America. Second, periodic variation in winds and sea surface temperatures over the tropical eastern Pacific Ocean. Third is thermohaline circulation, or is it D? Fourth, none of the above. ओके सो साउथ अटलांटिक एनोमली के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा. नाउ जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि एक नासा की रिपोर्ट आई है जिसमें कंसर्न्स रेज किए गए हैं ओवर द वाइडनिंग ऑफ डेंट ऑन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर होती है. आंसर हमारा 1, वीकनिंग ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. तो डेफिनेशन तो हमको पता पड़ गई है साउथ अटलांटिक एनोमली की. अब ये होता क्यों है? तो जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, अर्थ्स मैग्नेटिक एक्सिस एंड अर्थ्स जो हमारी मोल्टन कोर है, ओके, इन दोनों के इंटरेक्शन से एक पर्टिकुलर रीजन है विच इज़ द अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका. तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इनके बीच जो रीजन है वहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रही है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ्स मैग्नेटिक एक्सिस एंड द अर्थ्स मैग्नेटिक मोल्टन कोर. ओके, सो ये था रीज़न कि क्यों ये हॉलो हो रहा है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? तो सबसे पहले इससे क्या होगा कि पेनिट्रेट होंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स, पेनिट्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. और जब ये चार्ज पार्टिकल्स पेनिट्रेट करेंगे हमारे सरफेस को और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, तो जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. और जब सैटेलाइट्स पे फ़र्क पड़ेगा तो ऑब्वियसली नेविगेशन, हमारा सेलुलर नेटवर्क, ओके, और हमारे जो सेल फोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड. तो ये तो था इसका जो इफेक्ट था. और आंसर हमको पता पड़ ही गया है कि आंसर है वीकनिंग ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 2 is consider the following statements related to Spring project. Now statement 1, it aims to provide the framework for the conservation of wetlands and their resources. And statement 2, it is a joint initiative of the Indian Department of Biotechnology and European Union. Now what is the context? So IIT BHU, Banaras Hindu University, it has declared that it will help in making a water treatment system which will be based on biotechnology. Okay, तो ये तो था कॉन्टेक्स्ट. नाउ व्हाट इज़ द स्प्रिंग प्रोजेक्ट? तो एब्रीविएशन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर वाटर रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉवल बायोटेक्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस एंड गुड प्रैक्टिसेस. तो काफ़ी बड़ा फुल फॉर्म है, यहाँ पे शायद नहीं आएगा. ओके, आई विल रिपीट इट वंस मोर. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर वाटर रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोवेल बायोटेक्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस एंड गुड प्रैक्टिसेस. तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. ओके, और बेसिकली जो इसका मेन पर्पस है वो भी यही है कि सीवेज ट्रीटमेंट फॉर द रिवर्स गंगा एंड गोदावरी. ओके, तो ऐसा इनोवेशन जिससे इनका जो सीवेज लोड है वो कम हो सके, गंगा और गोदावरी का, विच विल बी बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी. नाउ इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड यूरोपियन यूनियन. तो दूसरा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट, इट एम्स टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज. दिस स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, गलत है. इसका पर्पस कुछ और ही है, विच इज़ बेसिकली गंगा और गोदावरी रिवर में जो सीवेज जा रहा है उसको ट्रीट करना. ओके, now let's move forward. Answer है हमारा B, 2 only guys. Now question number 3 is consider the following statements with respect to National Recruitment Agency. तो हाल ही में सेंटर ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान किया है विच विल बी यूज टू रिक्रूट पर्सनल
okay, for non-gazetted posts. Now, statement 1, it will be society registered under the Societies Registration Act of 1860, and statement 2, it will conduct the common eligibility test for recruitment of non-gazetted posts in government and public sector banks. तो स्टेटमेंट दूसरा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये सही है. ओके, अभी तक आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम होते थे, लाइक बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे यहाँ, फिर एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं. तो इन सब का जो टायर 1 है उसको रिप्लेस करेगा हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके स्कोर के बेसिस पे आपको जो टायर 2 हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स का, उनको देने का मौका मिलेगा. ओके, कुछ स्टेट्स ने ये भी बोला है कि वो इस सीईटी के स्कोर के बेसिस पे ही जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. अभी तक हम काफ़ी सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, फिर हमको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उससे सारी जॉब्स मिल सकती हैं. टायर 2 के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे. नाउ जो ये सीईटी है, जैसा कि डिस्कस किया, नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये साल में 2 बार होगा, 2 times in a year, बाई एनुअल, और 12 लैंग्वेजेस में होगा. अभी तक केवल हिंदी और इंग्लिश में होता है. नाउ इट विल बी कंडक्टेड इन 12 इंडियन लैंग्वेजेस. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये अलग अलग लेवल्स पे होगा. 10th क्लास के लिए, फिर 12th के लिए, फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका लेवल अलग होगा. मतलब अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लेवल पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा. नाउ इट विल बी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. ये बस स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2 गाइस. Okay, now it will be headed by a chairman of the rank of secretary to the government of India. और इसमें रेलवेज़ के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, एसएससी के, आरआरबी के, आईबीपीएस के, इन सब के भी मेंबर्स होंगे इस कमेटी में. ओके, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 4 is Ninja UAV was recently in news is A. Border patrolling drone, B. An Indian Railways drone based surveillance system, C. Surveillance system to manage lockdown, or the D. Food delivery drones. So Ninja UAV is a drone of the Indian Railways. Okay, so it's a basically surveillance system. Surveillance system आप समझते ही हैं, नज़र रखने के लिए, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस ये ड्रोन्स कर सकते हैं. अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs. ओके, नाउ दीज आर ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम. और ये कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे, तो स्टेशन पे, फिर आपके रेलवे जो ट्रैक सेक्शंस हैं वहाँ पर, यार्ड्स में, वर्कशॉप्स में, मतलब इनको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है इंडियन रेलवे की प्रॉपर्टी पे. तो काफ़ी जो हम मैंड हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है वो, उसकी हमको काफ़ी कम ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें रियल टाइम वीडियो फुटेज आप ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. तो आंसर है हमारा बी, एन इंडियन रेलवेज ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 5 is consider the following statements with respect to fair and remunerative price of sugarcane, FRP of sugarcane guys. Okay, so statement 1, it is the minimum price at which sugarcane is to be purchased by the sugar mills from farmers. Statement 2, it is determined on recommendation of Cabinet Committee on Economic Affairs. Statement 3, the state advised prices announced by states are generally higher than FRP, which is the fair and remunerative price of sugarcane. नाउ दिस FRP हैज़ बीन हाइक्ड. इसमें जो हाइक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है. तो ये था कॉन्टेक्स्ट. नाउ इट इज़ द मिनिमम प्राइस एट विच शुगर केन इज़ टू बी परचेज बाय शुगर मिल्स फ्रॉम फार्मर्स. ये एकदम सही स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ डिटरमिन्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट गाइस, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो अनाउंस ज़रूर करती है, बट जो डिटर्मिनेशन होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस का, वो करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. CACP. ओके, तो ये डिटर्मिन करती है और ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अनाउंस करती है. नाउ द स्टेट एडवाइज प्राइसेस अनाउंस बाय द स्टेट्स आर जनरली हायर देन FRP. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा B2 ओनली. ओके,
इसी के साथ हमारा आज का जो MCQ है वो ख़त्म होता है गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट। वील मीट टुमारो। थैंक यू।